नमस्कार। अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य एवं संस्कृति परिषद की सागर इकाई द्वारा आज 25 जून को बुंदेलखंड दिवस की सभी बुंदेलखंड वासियों को हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो बुंदेलखंड भारत के हृदय स्थल में स्थित है और बुंदेलखंड का महत्व अति प्राचीन काल से निरंतर बना हुआ है और बुंदेलखंड को जो प्रमुख स्वरूप देने का श्रेय जाता है वो जाता है बुंदेलखंड पन्ना के राजा छत्रसाल को। आपको बता दें कि छत्रसाल के जो पिता चंपत राय थे, चंपत राय ने औरंगजेब के कारण आत्माहुति दे दी थी। तो छत्रसाल ने प्रण किया था कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा और उसके बाद उसने बुंदेलखंड के सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। शिवाजी के पास जाकर छत्रपति शिवाजी से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अपनी भवानी तलवार छत्रसाल को भेंट की और उनको छत्रसाल ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। और यहाँ पर जब आए तो छत्रसाल की किस्मत से स्वामी प्राणनाथ बुंदेलखंड में आए हुए थे और स्वामी प्राणनाथ ने छत्रसाल को आशीर्वाद दिया और छत्रसाल ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया। और उसके बाद छत्रसाल ने निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और औरंगजेब से कई स्तरों पर निरंतर लोहा वह लेता रहा। और न केवल उसने साम्राज्य का निर्माण किया अपितु उसने सांस्कृतिक रूप से भी कई कार्य किए। आपको बता दें छत्रसाल एक महान कवि भी थे और उनका यह स्पष्ट मानना था, वो अपने कवित्व में बताते हैं कि शासक को क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बालक नो पालई प्रजा, प्रजा पाल छत्रसाल, जो शिशु हित अनहित सुहित करत पिता प्रतिपाल, रैयत सब राजी रहे ताजो रहे सिपाही, छत्रसाल ते राज को बाल न बाको जाए। यानी अगर प्रजा की पुत्र की भांति शासक रक्षा करता है, उसका ध्यान रखता है, तो उस राज्य का कभी बाल भी बाका नहीं हो सकता। छत्रसाल विद्वानों को बड़ा आदर करते थे, सत्कार करते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि जिस राज्य में विद्वान प्रसन्न है, विद्वानों का सम्मान होता है, वह राज्य निरंतर उन्नति करेगा। और वो कहते भी हैं कि आवत आए कृपा करके, छत्रसाल कहे उठे आदर दीजिए, सादर कंठ बसे जिनके तिनके धिंग बैठ सुधार सुपीजे, कार जवार जवाहिर हृदय गज बाजन से सन्मान ही कीजिए, कीरत के बिरवा कवि हैं इनको कबहू कुमलान न दीजिए। तो छत्रसाल न केवल ये कह रहे हैं अपितु जब साहू के मातक भूषण कवि छत्रसाल के राज में पधारे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और वो उस स्वागत से इतने अभिभूत हुए कि वे यह कहने बाध्य हो गए कि साहू को सराहूं छत्रसाल को। तो छत्रसाल ने एक मार्गदर्शन दिया कि शासकों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार शासकों को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद छत्रसाल के जो वंशज थे वो भी उतने ही श्रेष्ठ निकले। जैसे पारीक्षत जयपुर के राजा, उन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह का जो दुंदुभी बजाई थी, उसको बजाने का श्रेय, नेतृत्व करने का श्रेय पूरे बुंदेला विद्रोह को राजा जयपुर को ही जाता है। हमें मिलता भी है कि बुढ़वा मंगल कीन श्री रत्नेश नरेश ने जुरे सकल परवीन कौल भगवती शीश पर, बुढ़वा मंगल में जुरे राजन सहित नवाब, रहना जावे देश में कलकत्ते को साफ। यानी अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार स्वाधीनता का प्रस्ताव बुंदेलखंड के चरखारी में पारित किया। और उसके बाद यहाँ पर बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों को काफ़ी परेशान किया बुंदेला विद्रोहियों ने। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई 15 वर्ष बाद, तो उसमें भी एक खतरनाक त्रिकोण अंग्रेजों के विरुद्ध उभर कर सामने आया। वह था बानपुर के राजा मर्दन सिंह, सागर के राजा बखत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। और बखत बली का जो सेनापति था बोधन हुआ, उसने भी अंग्रेजों का काफ़ी परेशान किया और 370 अंग्रेजों को पूरे क्रांतिकारियों के डर के मारे सागर के किले में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि सागर का किला अत्यंत मजबूत किला था। और 27 जून 1857 को इन्होंने शरण ली और इसमें छोटी से बुढ़ी तक कई महिलाएं थीं, बच्चे थे। जब यह खबर ब्रिटेन में पहुंची संसद में, इसकी मांग उठी कि इसको मुक्त कराया जाए। तो सबसे बहादुर व्यक्ति खोजा गया। तो क्रीमिया के युद्ध में बहादुरी के लिए ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज को पुरस्कार दिया गया था। तो उसी को यह दायित्व सौंपा कि आप बुंदेलखंड जाइए और क्रांति का दमन कीजिए। तो वो महू आते हैं, महू में सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन होता है और उसके बाद 3 फरवरी को आकर वो सागर को विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त कराते हैं। और ये जो मोर्चा संभाला था इसको ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज का सामना करने का,
इसमें बानपुर राजा मर्दन सिंह थे, सागर राजा बखत बली थे, मंदसौर का शहजादा फिरोज शाह था, आदिल मोहम्मद खां थे, फाजिल मोहम्मद खां थे। लेकिन इस मोर्चाबंदी की जानकारी एक बानपुर राजा मर्दन सिंह की सेना में ब्रजलाल बख्शी था, उसने ये सूचना हिरोज तक पहुंचा दी। उसी कारण हिरोज यहाँ पर सफल रहा इनके चक्रव्यूह को भेदने में। और जब सागर के किले को 3 फरवरी 1858 को मुक्त कराकर वो झांसी जा रहे थे, तो बखत बली शाह और मर्दन सिंह ने पूरा प्रयास किया कि वहाँ तक ना पहुँच पाए। मदनपुर घाट और नारायण घाट पर मोर्चा जमाया, लेकिन ब्रजलाल बख्शी की मदद से हिरोज ने इनके मोर्चे को भी फिर भेद दिया और रानी लक्ष्मीबाई को जाकर परास्त किया। तो इस प्रकार जो बुंदेलखंड के क्रांतिकारी हैं, इन्होंने अपना पूरा दम लगा दी और अंग्रेजों को पसीने आ गए इस क्रांति का दमन करने में और 1842 का बुंदेला विद्रोह को दमन करने में। और उसके बाद 1920 में यहाँ पर बुंदेलखंड में रतौना आंदोलन होता है। सागर का ही था वो, रतौना में कसाई खाना खोलना था, लेकिन भाई अब्दुल गनी ने और माखनलाल चतुर्वेदी ने इतना तीव्र आंदोलन चलाया कि अंग्रेजों को अपनी योजना त्यागनी पड़ी। तो ये अंग्रेजों की पहली शिकस्त थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के जो क्रांतिकारी थे और जो लोग थे, उन्होंने सदैव बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना बुंदेलखंड में करना पड़ा था। तो बुंदेलखंड सांस्कृतिक रूप से काफ़ी श्रेष्ठ रहा है। तो हम सभी का आज ये दायित्व बुंदेलखंड दिवस के अवसर पर कि हम प्रण लें कि हम अपने बुंदेलखंड को जो मानता शुरू से अपनी दिखा चुका है, उसको हम महान बनाकर रहेंगे। हर प्रयास करेंगे कि बुंदेलखंड महान रहे। नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम अपना उन्नयन करेंगे और बुंदेलखंड के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान देंगे। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज 25 जून बुंदेलखंड दिवस के अवसर पर मैं समस्त बुंदेलखंड के वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुंदेलखंड दिवस को मनाने का निर्णय लिया और हम सभी को उसमें सम्मिलित किया। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पहल है कि हम अपनी मातृभूमि के दिवस को मनाने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरा जन्म बुंदेलखंड में ही हुआ है और निरंतर लगभग 4 पीढ़ी से हमारा परिवार बुंदेलखंड में निवास करता आ रहा है और आज भी हम लोग बुंदेलखंड में रह रहे हैं। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैंने ये देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात बुंदेलखंड क्षेत्र हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा है। जितनी उन्नति दूसरे क्षेत्रों की होना चाहिए थी, उतना ध्यान तत्कालीन सरकारों ने इस क्षेत्र पर नहीं दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 25 साल से निरंतर हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र उन्नति के पथ पर है। बुंदेलखंड में कई मेडिकल कॉलेजेस आ चुके हैं, कई इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं, कई विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। ये निश्चित रूप से बुंदेलखंड की उन्नति को दर्शाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते कि यदि ऐतिहासिक स्मारकों की दृष्टि से बात की जाए तो हमारा बुंदेलखंड बहुत रिच है। प्रागैतिहासिक चित्रकला से लेकर के और आधुनिक काल के चर्च तक हमारा बुंदेलखंड सांस्कृतिक विरासत के मामले में बहुत ही समृद्ध रहा है। हमारे सागर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला पाई जाती है, अर्थात यहाँ निवासियों का रहवास प्राचीन काल से रहा है। हमारे सागर शहर का एक गांव है जिसको सब जानते हैं, एरन, वो प्राचीन भारत के स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त युग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। आज भी वो पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध है। कई विद्यार्थी वहां जाते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जितना मेंटेनेंस उसको मिलना चाहिए, जिस प्रकार से सरकारों को उस पर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। वो भी एक प्रकार से उपेक्षा का शिकार है। यदि मैं बात करूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो खजुराहो जो साइट है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मामले में भी बुंदेलखंड का
बहुत ज़्यादा महत्व है, ओरछा का अपने आप में बहुत महत्व है, झांसी का अपने आप में महत्व है। और ये प्राचीन काल से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है। और यदि आधुनिक काल की बात करें तो 1840 में निर्मित हुए सेंट पीटर्स चर्च सागर का भी अपना एक स्थान है, जो निश्चित रूप से हमारे लिए एक विरासत है। तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं से लेके आधुनिक काल के ब्रिटिश काल के चर्च तक बुंदेलखंड का अपने आप में महत्व रहा है। ब्रिटिश काल में यदि देखा जाए तो ये आर्मी का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। यदि 1857 की क्रांति की बात की जाए तो सागर 1857 की क्रांति का प्रमुख गढ़ रहा है। ये अलग बात है कि महत्व झांसी को मिला है। शायद हमारे पूर्व के इतिहासकारों ने सागर को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन यदि हम अध्ययन करें तो हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति में सागर का योगदान किसी भी रीति से झांसी से कम नहीं था। उसके बाद जो गांधी आंदोलन हमारे यहाँ चले हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के बीच में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, हर एक सत्याग्रह में, हर एक आंदोलन में बुंदेलखंड का योगदान बहुत रहा है। और इसी कारण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बुंदेलखंड की यात्रा की। अनंतपुरा में वो रात रहे, दमोह में वो रहे, यहाँ पे उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। तो अगर बुंदेलखंड का महत्व नहीं होता तो शायद उनका आगमन बुंदेलखंड में नहीं हुआ होता। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल से आज तक बुंदेलखंड का अपना महत्व बना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र 2 भागों में बट गया। आज यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और दतिया, इतने जिले मध्य प्रदेश के हैं। और झांसी, ललितपुर, बांदा, इतने सारे जिले उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये सबको मिला के बुंदेलखंड क्षेत्र बनता है। और जो जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं उनमें तो बड़े तेजी से बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग भी चल रही है। तो यदि देखा जाए तो किसी भी रूप में बुंदेलखंड का महत्व अन्य किसी क्षेत्र से कम नहीं है। यह अलग बात है कि उसको कितना प्रचारित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, 2010 मैंने बता दिया, 2008 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जो तत्कालीन मेरे मित्र वहाँ प्रोफेसर और हेड हैं डॉक्टर BK श्रीवास्तव सर, उनके संग मिल करके हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ बुंदेलखंड पेपर शुरू करवाया और वो निरंतर चल रहा है। और 2012 से गवर्नमेंट ऑटोनोमस गर्ल्स PG कॉलेज सागर में भी हिस्ट्री ऑफ बुंदेलखंड पेपर हमने शुरू करवाया, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे जान सकें कि बुंदेलखंड क्या है, बुंदेलखंड का महत्व क्या है। यदि हम टीचर होके बुंदेलखंड के विषय में बच्चों को अवगत नहीं कराएंगे तो बच्चे कैसे जान पाएंगे। ये मेरा और हर एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वो बुंदेलखंड की परंपराओं से, बुंदेलखंड की संस्कृति से और बुंदेलखंड के इतिहास से उन्हें अवगत कराए, ताकि हर एक बुंदेलखंडवासी को अपनी मातृभूमि पर गर्व हो सके। इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और एक बार फिर से सभी बुंदेलखंड वासियों को बुंदेलखंड दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। थैंक यू सो मच।